हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कि वो क्या होता है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ एग्जांपल के साथ, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या हो रहती है कि जब भी हमें आईटीसी क्लेम करना होता है तो उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही रहेगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको बता देती हूँ आईटीसी होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो अलाउ करता है बिजनेसेस को इंडिया में क्लेम करने के लिए टैक्स में रिडक्शन जो कि उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिए होते हैं जब वो गुड्स को परचेज कर रहे होते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, वो सिर्फ क्या पे करते हैं, बैलेंस अमाउंट पे करते हैं। जो बायर होता है वो रिसीव करता है क्रेडिट हर स्टेज पर, किसके, सप्लाई चेन के हर स्टेज पर। जो बायर होता है वो क्या रिसीव करता है, क्रेडिट को रिसीव करता है। किसके लिए, इनपुट टैक्स जो उसने पे किया होता है उसके लिए। ठीक है, उसको हाँ जो बायर है वो यूज कर सकता है क्लेम करने के लिए रिडक्शन में जीएसटी। जीएसटी मतलब कि जीएसटी लायबिलिटी के रिडक्शन में। ठीक है, वो किसको पे करना होता है जीएसटी का अमाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। मैंने आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाया था जिसमें यहाँ पर था कि जो पेबल अमाउंट है टैक्स का किसने पे किया है, मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज ने 500 रुपए, उसमें से परचेजेस कितनी हुई है उसकी 350 रुपीज। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम कितना कर सकता है, 350 रुपीज का इनपुट क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकता है। और उसको कितनी जरूरत है टैक्स के थ्रू पे, मतलब एज अ टैक्स पे करने की। तो ही ओनली नीड्स टू पे 150 रुपीज एज टैक्स। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी क्या बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपने नोट्स को वापस से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एक एक करके जो है इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ते रहेंगे कि बायर कैसा होना चाहिए, सप्लाई कैसी होनी चाहिए, टैक्स के बारे में सारी चीजें। तो जो बायर है तो सबसे पहले पॉइंट जो है बायर का ही लिख लेते हैं। आ बायर must have a valid tax invoice issued by a registered dealer। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, जो बायर है वो उसके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, एक बिल होता है। ठीक है, उसके पास एक वैलिड इनवॉइस होना चाहिए किसका, टैक्स का, जो कि किसने इशू किया होगा, एक रजिस्टर्ड डीलर ने इशू किया होगा। ठीक है, तो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट समझ आ गया कि एलिजिबिलिटी का आईटीसी आप तभी क्लेम कर सकते हैं अगर बायर के पास एक वैलिड टैक्स बिल होगा जो कि एक रजिस्टर्ड डीलर से इशू हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सप्लाई मस्ट बी रिसीव्ड बाय द बायर if the supply is received in installments ITC can be claimed in the last installments tax invoice।
तो देखिए मैंने आपको पूरा पॉइंट क्यों लिखवाया है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सप्लाई है वो रिसीव होनी चाहिए, किससे? रिसीव बाय द बायर, बायर से रिसीव होनी चाहिए। अगर सप्लाई रिसीव होती है इंस्टॉलमेंट में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, तो आईटीसी जो क्लेम करेंगे इन द लास्ट इनवॉइस। आईटीसी कब क्लेम करेंगे? जब भी हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी टैक्स इनवॉइस की, तभी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, तभी एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट को अगर देखें, द ड्यू ऑफ ड्यू ऑन द परचेज ऑफ बायर must have been paid by the supplier to the government in cash or through ITC। तो इसमें क्या कहा गया है, अगर हम देखें, द ड्यू ऑन द परचेज ऑफ बायर, जो ड्यू होता है किस पे? जो बायर सामान परचेज करता है, तो वो क्या होता है, वो पेड होना चाहिए किसके थ्रू? सप्लायर के थ्रू। किसको? गवर्नमेंट को, कैश में। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द रिटर्न्स मस्ट हैव फाइल्ड बाय द सप्लायर। जो रिटर्न है वो जो जीएसटी रिटर्न्स होते हैं ना, रिटर्न मतलब कि जो जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं, वो कहाँ पे होनी चाहिए? द रिटर्न्स मस्ट हैव फाइल्ड बाय द सप्लायर के थ्रू ही जीएसटी रिटर्न जो है फाइल हुई भी होनी चाहिए। आईटीसी जो होता है क्लेम कर सकता है परचेजेस पे सिर्फ कब? अगर सप्लायर जो होगा गुड्स का वो कंप्लाई करता है, मतलब कि मान लेता है, सारे जीएसटी के रूल्स के साथ अग्री करता है, और जो टैक्स होता है गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, द बायर मस्ट पे फॉर द सप्लाईज रिसीव्ड टू द सप्लायर within a time period of 180 days from invoice issue date in order to claim for ITC। तो इसमें क्या कहा गया है, द बायर मस्ट पे फॉर द सप्लाईज रिसीव टू द सप्लायर। जो बायर है वो पे करेगा सप्लाई जो उसको रिसीव हुई है, किसको रिसीव पे करेगा? सप्लायर को, विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ, मतलब कि 180 दिनों के बीच में ही बायर को पे करना होगा। पेमेंट किसको? सप्लायर को। फ्रॉम द इनवॉइस इशू डेट, जब इसका इनवॉइस जो है इशू हुआ था उसके अगले 180 डेज में, किसके लिए? क्लेम करने के लिए, आईटीसी को, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं किया जा सकता किसी के भी थ्रू, रजिस्टर्ड जो होता है अंडर कंपोजिशन स्कीम में। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपोजिशन स्कीम के जितने भी डीलर्स होते हैं वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ITC claim by regular dealers under GST। तो ये सारी सिचुएशन किसके लिए आपको मैंने बताई गई है, ये सब कब एलिजिबल रहेंगे? अगर ये रेगुलर डीलर होंगे, कंपोजिशन के लिए नहीं है। तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ यहाँ से आपको जल्दी जल्दी।
तो फर्स्ट में क्या कहा गया है कि बायर के पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैलिड इनवॉइस और वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू इशू किया गया हो। सेकंड में कहा गया है सप्लाई जो होती है रिसीव होनी चाहिए किसके थ्रू, किससे, बायर से। सप्लाई रिसीव होनी चाहिए बायर से। अगर सप्लाई रिसीव होगी इंस्टॉलमेंट में तो आईटीसी कब क्लेम करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। फिर जो टैक्स जो ड्यू होता है किस पर, यहाँ पर टैक्स रह गया, एक सेकेंड, जब टैक्स ड्यू ऑन द परचेज, जो टैक्स परचेज का ड्यू होता है बायर का उसको भी पे कर देना चाहिए, उसको भी पे करना होता है सप्लायर को। और सप्लायर किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को कैश में या फिर किसी मतलब आईटीसी को क्लेम करने के लिए, ठीक है। फिर 4 पॉइंट में कहा गया है रिटर्न जो होती है वो सप्लायर के थ्रू ही फाइल की जानी चाहिए। आईटीसी को क्लेम वो तभी कर सकते हैं परचेजेस पर अगर सप्लायर जो होगा गुड्स का वो कंप्लाई कर लेगा रूल्स ऑफ जीएसटी के साथ और गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे करेगा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में कहा गया था, शॉर्ट में बता रही हूँ अभी मैं ये, फिफ्थ में कहा गया था बायर जो होगा वो पे करेगा सप्लाई जो उसको रिसीव हुई थी विद इन सप्लायर से 180 डेज के अंदर, जो उसकी इनवॉइस इशू डेट थी उसके अगले 180 डेज के अंदर उसको पेमेंट करनी होती है सप्लायर को ताकि वो आईटीसी क्लेम कर सके, ठीक है। ये रेगुलर डीलर के लिए ही होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है समझ आ गई होंगी कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।